नमस्कार, मैं हूं अशोक राज। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन चैनल पर। आज जो टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य को लेकर है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। विजयनगर साम्राज्य यूपीएससी, आईएएस, अगर स्टेट पीसीएस की बात करें, स्टेट पीसीएस में, सीडीएस में, एनडीए में, एसएससी में, टेट, सुपर टेट, जो भी XYZ, कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम में यहाँ से न पूछा जाता हो। केवल 2 एग्ज़ाम छोड़ दिया जाए, यदि नीट का एग्ज़ाम या आईआईटी के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन को छोड़ करके कंपटीशन के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम इस पे समझेंगे कि विजयनगर साम्राज्य, ये जो विजयनगर साम्राज्य है, इसकी स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में हुआ। विजयनगर को सबसे पहले समझने के लिए यही हम समझेंगे कि इसकी स्थापना कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। दूसरे नंबर पे ये समझने की कोशिश किया जाएगा यदि स्थापना हुआ तो इसका संस्थापक कौन है, कौन था, इसकी राजधानियाँ का मतलब कई राजधानी बने हैं, पहले कौन है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। इसके बाद में जो विजयनगर के शासक थे, इसमें किस धर्म के मानने वाले थे, कौन से धर्म का बोलबाला था, इसकी भाषा क्या थी। और विजयनगर साम्राज्य में कई यात्री आए। इन यात्रियों को पूछा जाता है कि कौन यात्री किस देश का है और कौन यात्री किसके समय में आया है। महत्वपूर्ण टॉपिक है यात्री, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। एक यहाँ पर यदि कहा जाए विजयनगर साम्राज्य में तो कितने वंश के शासकों ने शासन किया है, इस पर चर्चा किया जाएगा। और कौन कौन इसमें शासन किए हैं, किन शासकों की महती भूमिका रहा है, कौन से ऐसे शासक हैं जिस पर जब शासक पे चर्चा होगा जिन्होंने विदेश नीति में संदर्भ स्थापित किए, विदेशों में राजदूत भेजा, और इसके विभिन्न पक्षों पर चर्चा किया जाएगा। विभिन्न पक्ष में जो बचे हैं पार्ट, उन पर चर्चा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। अगर आप समझ पा रहे होंगे, देखा जाए ये भारत का मैपिंग बहुत बढ़िया से हम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो अगर भारत की बात किया जाए, ये दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में अगर हम जब देखते हैं, बात करते हैं, तो तुगलक वंश की बात करते हैं। नाम सुना होगा, तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश आता है, गुलाम के बाद खिलजी वंश, खिलजी के बाद तुगलक, और तुगलक के बाद में आएगा तो सैयद आएगा, और सैयद के बाद लोदी, और लोदी को समाप्त करके बाबर आते हैं मुगल साम्राज्य लेकर। तो तुगलक वंश में अगर बात किया जाए तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक है। इसके बाद में, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में इसका बेटा जौना खां, जिसे जूना खां भी कहते हैं, इसी जूना खां को गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जौना खां को उलूग खां की भी उपाधि दिया था। और ये जब गद्दी पर बैठता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। इसके बाद में अगर बात किया जाए तो इसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठता है। और फिरोज तुगलक के बाद में सभी आयोग शासक आते हैं जिसमें तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। तो अगर हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक,
तुगलक वंश आता है कब? ये 1320 से लेकर 1412 तक 1412 तक शासन करता है तुगलक वंश। 12 क्या, इसको 14 भी मान सकते हैं, इसलिए 14 में ही सैयद आता है। सही तो तुगलक जो है 12 तक ही रहता है, लेकिन 2 वर्ष के लिए संक्रमण कालीन रहता है। तो लेकिन फिर भी तो 14 तक ही मान लेते हैं तुगलक वंश, क्योंकि सैयद जो है 1414 से आता है। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का यदि बात किया जाए, इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक है। 1351 ईस्वी AD इसका ये शासनकाल रहता है मोहम्मद बिन तुगलक का। इसी के शासनकाल के समय जब ये गद्दी पर बैठता है, उसके बाद से लेकर इसका आधा समय शांतिपूर्ण रहता है। शुरुआत का आधा समय शांतिपूर्ण और आधा समय में अनेक प्रकार के उपद्रव, अनेक प्रकार की अराजकताएं, अनेक राज्य स्वतंत्र होने लगते हैं। तो लगभग 1325 में अगर बात किया जाए, 1325 ईस्वी में जब एक गद्दी पर बैठता है, इसके समय ऐसा इसलिए होता है, पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा था दिल्ली सल्तनत में, लेकिन ज़्यादातर योजनाएं जल्दी में कार्य कर दिया, बिना सोचे विचारे तुरंत योजनाओं को लगा दिया। इससे सभी योजनाएं इसकी फ्लॉप हो गई। फ्लॉप मतलब असफल हो गई, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है तो, लेकिन उसके साथ साथ सोच विचार के काम करना है। इसीलिए UPSC में देता निम्न कथनों पर विचार करें, सोचें। स्टेटमेंट 1, 2 यानी कि 1, 2, 3 जो भी रखता है उस पर विचार करना है, फिर आगे बढ़ना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1325 में इर्द गिर्द में अगर बात किया जाए, 1325 ईस्वी में इधर ये दक्षिण भारत की बात करते हैं, विंध्य पर्वतमाला है, दक्षिण भारत में विद्रोह हो गए थे। ये विद्रोह जो हुआ था, इसी का चचेरा भाई था, इसी का चचेरा भाई बहाउद्दीन गुरससब नाम है। नाम यहाँ जानना जरूरी नहीं। चचेरा भाई बहाउद्दीन गुरससब, इसने विद्रोह कर दिया। यहाँ पर था, दक्षिण भारत में आता है। विंध्य पर्वतमाला के इधर की बात किया जाए तो दक्षिण भारत है। तो इसके चचेरे भाई ने विद्रोह कर दिया। इसके विद्रोह करने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं दिल्ली से इस विद्रोह को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से यहाँ तक आता है। जब यहाँ पर आता है अपने चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरससब को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए, उसके विद्रोह को हटाने के लिए, तो ये इसका जो चचेरा भाई है बहाउद्दीन गुरससब, ये आगे बढ़ करके यहाँ पर, इसका नाम है कंपली के राजा के यहाँ शरण लेता है। कंपली के राजा के यहाँ शरण जब लेता है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कंपली राज्य पर आक्रमण कर देता है, जीत लेता है। यही जो कंपली है, इसी में 2 भाई थे जो अधिकारी के रूप में थे। 2 भाई अधिकारी थे। अधिकारी मतलब किसी पद पर थे, महत्वपूर्ण पद पर, हो सकता है मंत्री के पद पे रहे हों या किसी दूसरे अधिकारी के पद पे रहे हों, लेकिन 2 सगे भाई थे, अधिकारी के पद पर थे। यहां तक जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इस कंपनी को जीत लेता है, आक्रमण कर लेता है, तो ये दोनों भाई जो अधिकारी के रूप में, ये भी पकड़े जाते हैं। ये 2 भाई पकड़े जाते हैं और इन दोनों भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। ये 2 भाई कौन हैं? इन 2 भाई का नाम अगर देखा जाए तो हरिहर और बुक्का, ये 2 भाई हैं। हरिहर और बुक्का 2 भाई जो इस कंपनी के राजा के यहाँ नौकरी करते थे, अधिकारी थे या कहिए सामंत थे, जो भी रहे होंगे, सामंत नहीं, इख्तेदार के रूप में या किसी मंत्री के रूप में कार्य करते थे, तो अधिकारी ही माना गया हरिहर और बुक्का।
को जीत करके इन दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक ले जाता दिल्ली में बंदी बनाकर। ये दोनों भाइयों ने अपने कूटनीतिक परिचय का काम किया, यानी कि चालाकी का काम किया। इन दोनों भाइयों ने तुरंत क्या किया है, इस्लाम धर्म कबूल लिया। इसको हटा दिया जाए। इन दोनों भाइयों ने, यानी कि हरिहर और बुक्का ने दिल्ली में आकर के इस्लाम धर्म कबूल लिया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। कुछ दिन बीतने के बाद, लगभग मान के चलिए 1327-28 की घटना है, दोबारा इधर दक्षिण में कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया। कुछ जो प्रांतपति, जो अधिकारी लोग हैं, कुछ विद्रोह कर दिए। इस विद्रोह को अब दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक अब की बार नहीं आता है। इन्हीं दो भाइयों को, हरिहर और बुक्का को भेजता है, जो अभी बंदी बनाया गया था, अब बंदी से छुट्टी कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, और इन्हीं को भेजता है, जाओ बंदी अब तो नहीं बने हैं, अब जाइए आप हमारी तरफ से आक्रमण कीजिए, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया था। अब ये दोनों भाई आते हैं, हरिहर और बुक्का यहाँ पर आते हैं इस क्षेत्र में, किसड़ा नदी के दक्षिण में अगर बात किया जाए तो किसड़ा नदी के दक्षिण में उस विद्रोह को दबा देते हैं, शांत कर देते हैं, क्योंकि ये जीत चुके हैं युद्ध को। लेकिन उसी समय इन हरिहर और बुक्का को यहाँ पर एक संत इनसे इनका मुलाकात एक संत से हो गया। अब यहाँ तक समाप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। आप जान चुके हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्थापना कब और कैसे, उसके बाद संस्थापक, इसको अब हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो दो भाई हैं हरिहर और बुक्का, ये दो भाई हैं। ये दो भाइयों ने युद्ध को जीत लिया दक्षिण भारत में। इनकी मुलाकात किससे हो गया है, एक संत से। ये संत कौन है, पूरा अगर नाम जानेंगे तो माधव विद्यारण्य, ज्यादातर विद्यारण्य लिखा जाता है, लेकिन माधव विद्यारण्य पूरा नाम है। माधव विद्यारण्य एक संत हैं। इन दोनों भाइयों का मुलाकात हो गया। कुल मिलाकर के इनके प्रभाव में, माधव विद्यारण्य या विद्यारण्य कहिए, इनके प्रभाव में हरिहर और बुक्का आ गए। इन्होंने अपना समझाया बुझाया। एक प्रशासनिक अधिकारी में जब आप इथिक्स पढ़ेंगे, नीति शास्त्र इथिक्स पढ़ते हैं, उसमें एक शब्द आता परसुएशन मतलब समझाना बुझाना। एक प्रशासनिक अधिकारी जो है समझा बुझाकर, अनेक प्रकार के मैटरों को समझा बुझाकर स्थितियों को शांत करता है, नए प्रकार से विकास के लिए कार्य कराता है। तो यहाँ पर भी ये जो विद्यारण्य संत महोदय हैं, इन्होंने हरिहर और बुक्का को समझाया बुझाया, जो भी बताया होगा। कुल मिलाकर के इनके प्रभाव में आकर इन लोगों ने पुनः इनके समझाने पर, और इनके जो गुरु थे, उनके गुरु के पास में, इन्होंने अपने गुरु के पास में ले गए, और इनके गुरु ने, जो एक मठाधीश थे, इनके गुरु ने और इन लोगों ने इन्हें, जो हरिहर और बुक्का हैं, इन्हें पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करा दिया। यानी कि ये पहले हिंदू थे, इस्लाम धर्म कबूले थे जाकर के, अब ये पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और जब हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो दोबारा अब ये वापस नहीं जाते। आए थे जीतने के लिए, अब जीतने के बजाय जीत तो लिए, लेकिन अब वापस नहीं जाते हैं। यहीं पर किसड़ा नदी के दक्षिण के साइड में इतना क्षेत्र छोड़ दिया जाए, क्योंकि इतना क्षेत्र जो है भैया, ये पांड्य राज्य था, जिसकी राजधानी मदुरा है। ये मदुरा राजधानी है। पांड्य एक राज्य था दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में पांड्य एक राज्य है, और इसकी राजधानी ये मदुरा था। तो इसको छोड़ करके किसड़ा नदी के दक्षिण में ये दोनों भाइयों ने मिलकर, क्योंकि जीता गया क्षेत्र था, यहीं पर इन्होंने एक नया राज्य स्थापित कर दिया। और खास करके बात करें तो ये किसड़ा नदी के
पास में ही थोड़े से क्षेत्र में शुरुआत में स्थापित किया और इसकी राजधानी बना दिया एक पहाड़ी क्षेत्र पर। इस पहाड़ी क्षेत्र का नाम है अगर बात करें क्या नाम है इसका, अनेगोंडी। राजधानी बना दिया, राजधानी अनेगोंडी। अनेगोंडी, अनेगोंडी यहीं पर है। अगर बात करें कृष्णा नदी के दक्षिण में, तो इतना राज्य भी बनाया शुरुआत में और इसकी राजधानी अनेगोंडी बना दिया। ये पहाड़ी जगह था, तो पहली इसकी राजधानी क्या है, अनेगोंडी है। ये पहाड़ी स्थान पर था, फिर भी ये सुरक्षित नहीं रहा और इस इतने क्षेत्र में कृष्णा नदी के दक्षिण में लगभग मान के चलिए धीरे धीरे इन लोगों ने विस्तार कर लिया और पहला अगर राजा बनते हैं तो हरिहर बनते हैं। और एक कब स्थापित करते हैं, 1325 में शुरू किया गया था कहानी, ये विद्रोह वाला कहानी, और 1325 से आते आते 1336 ईस्वी में इन्होंने नया राज्य बना दिया जिसका नाम विजयनगर दिया। विजयनगर इसलिए नाम दिया, विजयनगर दिया क्योंकि ये विद्यारण है, विद्यारण के प्रभाव में आए थे। इन्हीं विद्यारण को ही इन दोनों भाइयों ने अपना गुरु माना है। ये गुरु हैं, किसके गुरु हैं, हरिहर और बुक्का के गुरु विद्यारण। माधव विद्यारण पूरा नाम है, विद्यारण के नाम से प्रसिद्ध, इनको गुरु माना है। इसलिए विद्यारण के स्थान पर नाम दे दिया विजयनगर। इस साम्राज्य का नाम दे दिया विजयनगर। विजयनगर का मतलब होता जीत का शहर, जीत का नगर, इसका मतलब जीता गया शहर है। एक तो विजयनगर का मतलब हो गया जीता गया शहर, लेकिन ये नामकरण कहाँ से लाए हैं, विद्यानगर के आधार पर ही लाए हैं विजयनगर। तो पहली राजधानी जो है इनका, ये विजयनगर जो साम्राज्य है ये धीरे धीरे कब्जा लिए हैं, पूरा हो गया है। ये पहले बनता है अनेगोंडी राजधानी बनाते हैं, लेकिन पहाड़ी होने के बाद भी सुरक्षित नहीं रहता है, इसलिए दूसरी राजधानी विजयनगर बनाते हैं। ये दूसरी राजधानी सेकंड नंबर की, ये पहले नंबर की राजधानी अभी वर्तमान में ये चल रहा है। आगे क्या होगा, फिर राजधानी बदला जाएगा। तो विजयनगर इसका नाम दे दिया। विजयनगर नाम देने के पीछे विद्यारण के आधार पर विजयनगर दिया है, लेकिन विजयनगर का मतलब होता है जीत का नगर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। विजयनगर की स्थापना कब किया गया है, 1336 में जाकर किया गया। 1336 में किसने किया है, हरिहर और बुक्का। लेकिन यदि ऑप्शन में दे दिया विजयनगर की स्थापना किया गया हरिहर के द्वारा, हरिहर प्रथम, बी में दे दिया गया हरिहर द्वितीय, सी में दे दिया बुक्का प्रथम, बुक्का द्वितीय, तो आपको हरिहर और बुक्का जान रहे, लेकिन तब ऐसे स्थिति में हरिहर संस्थापक माना जाएगा, क्योंकि हरिहर बड़ा है उम्र में और सबसे पहले यही शासक बनता है हरिहर, और इसके बाद में भी हरिहर नाम के शासक आते हैं, इसलिए इसको हरिहर प्रथम कहते हैं। इसके मृत्यु के बाद में दूसरे नंबर पे शासक ये बनता है बुक्का। बुक्का में के भी नाम से और लोग आएंगे, एक लोग और आएंगे, इसलिए इसको बुक्का प्रथम कहते हैं। अगला जो आएगा दोबारा बुक्का द्वितीय होगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का एक समझ गए कि कैसे आया है, कैसे बना है, कब बना है, 1336 में। इसकी कहानी ये पूरा था। और संस्थापक कौन है, हरिहर और बुक्का। लेकिन ए बी में ऐसा ऑप्शन किया, ए में लिखा ए, बी में लिखा ए, तो उत्तर ए हो जाएगा। और इनके दोनों के गुरु कौन है, विद्यारण। यहां तक क्लियर हो गया। और इनके साथ में अगर बात किया जाए तो वेदों के जो भाष्यकार थे इन्हीं के समय, वेदों के भाष्यकार सायण आचार हैं, सायणाचार उनको कहते हैं। तो उनसे भी इन्होंने जो है अपना शिक्षा कुछ लिया है, कुछ गुरु मंत्र लिया होगा, तो इनसे भी। लेकिन गुरु मुख्य रूप से यही है, चूंकि इन्हीं के प्रभाव में आए थे, इन्हीं के समय। ये दोनों इनके छोटे भाई थे, अनुज थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें अगर धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म से संबंधित है। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए तो ये शैव धर्म से, इनके जितने भी विजयनगर में जितने भी शासक आएंगे, कुल मिलाकर के 4 वंशों ने शासन किया है, 4 वंश, और सब के सब एक कृष्णदेव राय को छोड़ करके सब के सब शैव वंश वाले हैं। कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म से संबंधित रखते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो अब इसको हटा देते हैं। पहला राजधानी अनेगोंडी बनाया है, लेकिन असुरक्षा के कारण विजयनगर को राजधानी बनाते हैं। और विजयनगर साम्राज्य भी का नाम भी है। ये कृष्णा नदी के दक्षिण में आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको हटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं।
अब एक तो आप जान गए विजयनगर की स्थापना कब, कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ। कब हुआ? तो 1336 ईस्वी में। कैसे हुआ जान गए, एक स्थितियां और किन परिस्थितियों में, और इसका संस्थापक कौन है। अगर संस्थापक की बात किया जाए तो संस्थापक हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, हरिहर और बुक्का। अगर दोनों में अलग अलग ऑप्शन देता है प्री के हिसाब से तो इसको मान लिया जाएगा, लेकिन यही दोनों हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि जो हरिहर और बुक्का है, ये जो स्थापना करते हैं विजयनगर, जिसकी राजधानी पहले इन्होंने, पहला संस्थापक ये बनता है। अगर पहले संस्थापक की बात करें तो पहला संस्थापक जो होता है, पहला जो है सम्राट, अगर बात करते हैं तो ये हरिहर बनता है, हरिहर के नाम से बनता है, लेकिन ये प्रथम हम लोग बोलते हैं। 1336 से शासन करता, आगे चलकर शासन करेगा 1336 ईस्वी से लेकर, मान के चलिए 1336 से लेकर कब तक चलता है भैया, 1336 से 1356 तक। यहाँ पे डाटा याद नहीं करना है, ये डाटा याद बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन इतना जानना 1336 में गद्दी पर बैठते हैं। अब सवाल ये, जब गद्दी पर बैठता है तो ये लोग किस वंश को लाते हैं। तो इनके पिता का नाम, के पिता जो थे, क्या नाम था उनका, संगम। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए इन्होंने नया वंश स्थापित किया है। ये तो विजयनगर राज्य है, साम्राज्य है। ये जो है कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी, और ये मान के चलिए कावेरी, यही क्षेत्र है विजयनगर। इसकी राजधानी जो है पहले अनेगोंडी बनता है, फिर जो है विजयनगर। ये विजयनगर को आज वर्तमान में हम्पी कहते हैं, हम्पी। इसका मतलब जो है इसकी राजधानी चाहे विजयनगर कहें और चाहे हम्पी कहें, विजयनगर या हम्पी। राजधानी उस समय विजयनगर था, लेकिन इस विजयनगर को वर्तमान में हम्पी के नाम से जाना जाता है। अभी आगे आएगा, विजयनगर साम्राज्य का ध्वंसावशेष कहाँ मिलता है, तो हम्पी में। चूंकि हम्पी आज का समय में है, हम्पी जो राजधानी विजयनगर था उसका नाम आज क्या है, हम्पी। तो यहाँ पर मिलेगा। कर्नाटक में आता है इस समय, हम्पी कहाँ पे आता है, कर्नाटक राज्य में इस समय की बात किया जाए तो। ये जो हरिहर प्रथम बनता है तो कौन सा वंश स्थापित करता है, इसके वंश का नाम है संगम। अपने पिता के नाम पर, इनके पिता का नाम संगम था, संगम के नाम पर संगम वंश रखते हैं। संगम वंश में अगर बात करें तो कुल 7 सुल्तान हुए थे, कुल 7 राजा हुए थे, 7 सम्राट हुए थे, कुल कितने, 7। जिसमें पहला अगर कोई बनता है तो हरिहर प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये संगम के बाद में 7 जब समाप्त हो जाएंगे तो संगम वंश के बाद में अगला वंश आएगा, नया वंश आ जाएगा सालू वंश, उसके बाद में आ जाएगा तुलु वंश, उसके बाद में आ जाएगा अराबीडू वंश। क्या नाम है इसका भैया, बड़ा कठिन नाम है, अराबीडू। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुल कितने वंशों ने शासन किया है, अब यहीं पे हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम, इस तरीके से चलेंगे। अब इसके हम अगले पार्ट में अगला वीडियो देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। ओके, वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब, ज़्यादा नहीं, अपने मित्र में बोलिए कि भाई शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे लिए, अशोक राज के लिए। धन्यवाद। दूसरे महत्वपूर्ण पर हम चर्चा करेंगे, विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंशों ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य में यदि बात किया जाए कुल 4 वंशों ने शासन किया, जिसमें नंबर 1 है संगम वंश, 4 वंशों ने शासन किया है। दूसरे नंबर पर अगर बात किया जाए तो ये सालू वंश है, और तीसरे नंबर पे यदि बात किया जाए तो तुलु वंश है, और चौथे नंबर पे बात किया जाए तो अराबीडू वंश है। ये 4 हैं। कितने हैं, 4। तो अगर बात किया जाए कुल कितने वंशों ने शासन किया, तो 4 वंशों ने शासन किया है।
सबसे पहला अगर आता है तो सालू वंश है, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे संगम वंश, दूसरे नंबर पे सालू वंश, तीसरे नंबर पे तुलु वंश और चौथे नंबर पे अराबीडू वंश। अगर बात करें संगम वंश, अभी इसके पहले हम बता चुके हैं संगम वंश का संस्थापक जो है हरिहर प्रथम। इन्होंने अपने पिता के नाम पर, अपने पिता के नाम संगम पर इस वंश का नाम संगम रखा है। और इस वंश का अंतिम जो शासक है, ये पहला शासक है हरिहर प्रथम और इसका अंतिम जो शासक है विरूपाक्ष द्वितीय है। विरूपाक्ष द्वितीय की के समय अराजकता, अशांत स्थितियां माहौल थी। उस अराजकता की स्थितियों को अवसर का लाभ उठा करके सालू नरसिंह ने, यानी कि नरसिंह सालू ने गद्दी अर्थात सिंहासन हासिल कर लिया और नया एक वंश स्थापित किया, सालू वंश। इसने लाया था कब? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में संगम वंश की स्थापना के साथ ही विजयनगर को लाया, विजयनगर को स्थापित किया। इसके बाद में सालू वंश आते हैं। सालू वंश इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता। सालू वंश का संस्थापक, ये अंतिम जो शासक इम्माड़ नरसिंह है, इसको समाप्त करके वीर नरसिंह गद्दी पर बैठता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक, यानी कि इसकी स्थितियों का लाभ उठाकर इसको समाप्त करके वीर नरसिंह ने तुलु वंश नया लाते हैं। और तुलु वंश का जो अंतिम शासक है सदाशिव राय, सदाशिव राव, राय लिखें या राव लिखें, राव लिख सकते हैं, सदाशिव राव या राय भी लिखा जाता है। तो सदाशिव राव इस वंश के अंतिम शासक होते हैं और इनकी स्थितियों को लाभ उठा करके तिरुमल कहिए या तिरुमाल कहिए या तिरुमल भी लिख सकते हैं, ऐसे तिरुमल भी लिख सकते हैं, तिरुमाल भी लिख सकते हैं। ये अराबीडू वंश का संस्थापक है और इसका जो अंतिम शासक है श्री रंग तृतीय और से वेंकट जो है यहाँ पर मेन आते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कई आते हैं, ऐसे चलते रहते हैं। यानी कि आयोग विलासी केवल कहने के लिए शासक चल रहे हैं। और अंत में ये श्रीरंग तृतीय, ये मुगल काल के समय में इसके समय पूरा का पूरा विजयनगर समाप्त हो जाता है और पूरा विजयनगर जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसमें कुल यदि पूछा जाए विजयनगर में कुल कितने शासकों ने शासन किया, कितने वंश के शासकों ने शासन किया है, तो 4 वंश के शासकों ने, जिसमें पहला संगम है, दूसरा सालू वंश है, तीसरा तुलु वंश है, चौथा अराबीडू वंश है। संगम वंश में कुल 7 वंश कुल 7 शासकों ने शासन किया है, 7 शासकों ने, जिसमें पहला हरिहर प्रथम है। इसके बाद में इसका छोटा भाई बुक्का प्रथम आएगा, फिर हरिहर द्वितीय आएगा, फिर जो है आगे फिर करके आएंगे 7 शासक आते हैं। फिर हम एक एक शासक पर विस्तार में एक एक वंश पर चर्चा करते हैं। किसके समय कौन से यात्री आए हैं इस पर चर्चा किया जाएगा। अब अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही संगम वंश है, ये लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। इन पे विशेष रूप से चर्चा करना है, इन पे बहुत कम चर्चा करना। इस पर सालू वंश पे नाम मात्र का रहेगा, केवल इतना ही जानना है। सालू नरसिंह जो है ये पहला शासक है, इसमें जानना वीर नरसिंह इसका पहला शासक है। इसमें थोड़ा सा नाम मात्र का 1-2 जान जाइए, बाकी इसमें कुछ जानना नहीं। जानना सबसे ज़्यादा संगम ही है। संगम ही मेन रूप से इस विजयनगर में ही केंद्रित है। सबसे ज़्यादा कार्य इसी में समय हुआ है। क्या क्या कार्य हुआ आगे हम चर्चा करेंगे। वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब। धन्यवाद।